पिछले कुछ सालों में कोरिया की टॉप चायबॉल कंपनीज और टॉप यूएस की कंपनीज का रेवेन्यू बराबर है, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकली उनकी मार्केट कैप यूएस के स्टॉक्स के मुकाबले आधे से भी कम होती है। और इसका मेन रीजन है कि जो लोग टॉप कोरियन कंपनीज को कंट्रोल करते हैं वो खुद कंपनीज को इस हिसाब से रन करते हैं कि उनकी कंपनीज का स्टॉक प्राइस कभी ना बढ़े, क्योंकि ज्यादातर चायबॉल कंपनी में डायरेक्टली सिर्फ 2 से 10% का शेयर होल्ड करते हैं, लेकिन सब्सिडरीज के थ्रू वो इन कंपनीज में लगभग 50% का वोटिंग पावर रखते हैं। तो इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने से इनको पर्सनली इतना ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि इनकी शेयर होल्डिंग बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी वोटिंग पावर का यूज करते हैं और अपनी खुद की ही सब्सिडरीज को कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जैसे कि कंपनी का आईटी सिस्टम हैंडल करना, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना कंपनी को, और कंपनी के लिए कंसल्टिंग करना। और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन सब्सिडरीज को नॉर्मल से बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, जिससे कि मेन कंपनी के प्रॉफिट्स को उस कंपनी से इन सब्सिडरीज में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि उन कंपनीज में चायबॉल के पास इतनी ज्यादा ओनरशिप नहीं है और इन सब्सिडरीज में सारा प्रॉफिट इन्हीं के पास जाता है, जिसके कारण कोरिया में टॉप की जितनी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं उनका रेवेन्यू तो बहुत अच्छा खासा होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट बहुत कम होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चायबॉल्स इन कंपनीज से अपनी सब्सिडरीज में शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन कंपनीज में ना तो लोकली और ना ही इंटरनेशनली ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी पता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं कोरिया में, उनका खुद का फायदा इसी में है कि ज्यादातर प्रॉफिट को इन कंपनीज से अपनी सब्सिडरीज में शिफ्ट किया जा सके।